हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम किस तरह से एराइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स एल्काइल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। और अगर हमको एराइल हैलाइड्स बनाने हैं, एराइल हैलाइड्स का मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उस देखते हैं कैसे करता है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जैसे बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और एरोमेटिक कंपाउंड्स पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके E+ और H+ निकल जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। इसको हम अगर कंडेंस फॉर्म में लिखे तो ये बेंजीन हो गया C6H6 और इस पे E+ अटैक कर रहा है। E+ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा C6H5E और H+ आयन रिलीज हो जाएगा, H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करके और इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक कंपाउंड से अब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके और इससे बॉन्डेड हो जाता है। तो इसको हम एक और प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म हम GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और मैं हर वीडियो में बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब तक आपका GOC क्लियर नहीं है तब तक ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम फील होनी है, कंफर्ट फील नहीं करोगे आप। तो सबसे बेस्ट है, रोज रोज परेशान होने से अच्छा है कि एक बार GOC को अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि बाकी सेकंड बुक पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो पूरी बुक में परेशान होने से अच्छा है कि एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके और उसको प्रिपेयर कर लेना है। तो आप GOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब यहां पर क्या हो जाता है, ये E+ यहां आ जाता है और ये H+ आयन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ गया? ये H निकल गया, ये H निकल जाएगा और इस H की जगह E+ आ जाता है। ठीक है, तो यहां E+ आ गया, ये बन गया। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया बेटा, ये H+ आयन रिलीज हो गया और यहां पर ये E+ आ गया। तो ये ध्यान रखो कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये H हट गया, इस H की जगह E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसका अब हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन देखो। तो ये सब एराइल हैलाइड्स हैं। तो इसमें ये जो बेंजीन है
फर्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में क्या है, बेंजीन का क्लोरीनेशन Cl2 AlCl3, AlCl3 लुईस एसिड है, हेलोजन कैरियर है, बता रहा हूं इसे पी ब्लॉक में मैं डिस्कस कर चुका हूं। AlCl3 लुईस एसिड है, हेलोजन कैरियर है, हेलोजन फैमिली में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन और HCl, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। इसका जो मैकेनिज्म है, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो AlCl3 है वो जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है AlCl4 माइनस। हेलोजन कैरियर का मतलब क्या हुआ, इसने Cl माइनस को ले लिया, क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन प्लस अलग हो जाता है। यानी ये जो AlCl4 माइनस और Cl प्लस, नाउ दिस Cl प्लस इज बेटा क्लोरोनियम आयन, इट इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन, यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब AlCl3 ने Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अभी जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन में एंटर करेगा और रिएक्शन में एंटर करके ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। और ये जो सेकंड स्टेप में जो H प्लस आयन रिलीज हुआ, ये H प्लस आयन एंड AlCl4 माइनस आपस में रिएक्शन करके HCl और AlCl3 प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ बेटा कि आप इसको ध्यान से देखो, तो दिस इज द स्टेप्स। एग्जाम में तो हमको सीधा ये लिखना है, बट AlCl3 यहाँ कैटलिस्ट है, और AlCl3 जब यहाँ कैटलिस्ट है तो रिएक्शन में देखो, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में एंटर करता है, बीच में एंटर करता है और बीच में ही निकल जाता है, यानी लास्ट में वो वैसा का वैसा रह जाता है। जैसे AlCl3 है तो वापस आ गया, देखो AlCl3 ने फर्स्ट स्टेप में तो पार्टिसिपेट किया, लास्ट स्टेप में वापस निकल गया, यानी रिएक्शन करा के साइड में खड़ा हो जाता है, रिएक्शन करा के साइड में खड़ा हो जाता है, फिर नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बुलाएगा, उसको रिएक्शन करा के फिर साइड में खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं झगड़ा करा के साइड में खड़ा हो जाते हैं, तो वो हो गए कैटलिस्ट। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, झगड़ा करा देते हैं दो जनों के बीच में और फिर वो साइड में खड़े हो जाते हैं, यानी उन्होंने, वो एक तरह से बीच में इंटरमीडिएटर हैं जिन्होंने उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, लेकिन वो लास्ट में वैसे के वैसे निकल जाते हैं, तो इसीलिए उन कैटलिस्ट है। तो आप ये मत सोचो कि कैटलिस्ट रिएक्शन में एंटर नहीं करता है, कैटलिस्ट बिल्कुल रिएक्शन में एंटर करता है, एंटर करके और फिर लास्ट में वैसा का वैसा सेपरेट हो जाता है। देखो जैसे मैंने बढ़िया एग्जांपल दिया कि कुछ लोग क्या होते हैं, दो जनों को अच्छे से भिड़ा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और जैसे वो दोनों लड़ने लग जाते हैं तो वो साइड में खड़े हो गए, तो ये लोग, इनको कैटलिस्ट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखो हम इनको कैटलिस्ट कहेंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है बेटा, तो ब्रोमोबेंजीन के लिए, अच्छा AlCl3 की जगह मैं FeCl3 भी ले सकता हूँ, AlCl3 भी ले सकता हूँ, FeCl3 भी ले सकता हूँ, और बहुत अभी आप कभी बहुत बार ना बुक्स में ऐसा भी देखेंगे, एरो पे लिखा हो रहेगा आयरन पाउडर प्लस Cl2, और यहां लिखा होगा क्लोरोबेंजीन। तो बेसिकली आयरन पाउडर और Cl2 जो है, तो होगा, हुआ क्या यहाँ पर देखो, जो आयरन है वो Cl2 से रिएक्ट करके FeCl3 बना लेता है। अब ये FeCl3 वापस Cl2 से रिएक्शन करके
FeCl4 माइनस और Cl प्लस बना लेता है। अब ये उसी तरह से, अब ये Cl प्लस क्या करेगा, इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक करके क्लोरोबेंजीन बना लेगा। तो हमेशा ये ध्यान दो बेटा, अगर मैं ब्रोमोबेंजीन बनाना हो मुझे, तो ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो मैं FeBr3 और Br2 ले लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने FeCl3 और Cl2 लिया तो मैकेनिज्म बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और HBr निकल जाएगा। ठीक है, आयोडीनेशन, आयोडोबेंजीन बड़ी मुश्किल से बनता है क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है। तो इटसेल्फ आपको मालूम है कि हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था कि F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो F2 जनरली हम फ्लोरोबेंजीन को और आयोडोबेंजीन दोनों में परेशानी है। F2 की तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है और आयोडीन की रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, प्रोडक्ट यील्ड बहुत कम मिलता है और फिर वो रिएक्शन रिवर्सिबल अलग हो जाती है क्योंकि वो HI रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन में क्या, आयोडोबेंजीन अगर आपको बोले कैसे बनाएंगे तो हम इसमें खाली I2 लेंगे। ठीक है, I2 लेंगे तो ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा और आयोडोबेंजीन में मैंने ये आयोडोबेंजीन बन गया और HI निकल गया। तो ये रिएक्शन फिर क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। दो रीजन है रिवर्सिबल होने के, एक तो HI इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है जो मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो HI आयोडोबेंजीन को बेंजीन में रिड्यूस कर देती है। दूसरा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत वीक होता है। मैं आपको इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक से ही बार बार बताता चल रहा हूं कि आयोडीन का बॉन्ड, आयोडीन किसी से भी बॉन्ड बनाएगा तो वो वीक बॉन्ड ही बनाएगा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो आयोडीन का हमेशा बॉन्ड वीक होता है और फ्लोरीन किसी के साथ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम के साथ, लेकिन आयोडीन किसी भी एटम के साथ सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहती है तो वो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है। तो इसीलिए आयोडो कंपाउंड्स लेस स्टेबल होते हैं। प्लस आयोडो कंपाउंड में अगर बाय प्रोडक्ट HI बन गया तो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया क्योंकि ये HI वापस इसको यानी इस प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने इसमें तो कैटलिस्ट लिया ही नहीं, वहां तो FeCl3 FeBr3 लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? तो ये इसलिए नहीं लिया कि मैंने आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि जो I2 है वो भी हेलोजन कैरियर है, यानी I2 इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या होता है, दो I2 मॉलिक्यूल आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो I3 माइनस और I प्लस बना लेते हैं, यानी यहाँ I2 रिएक्टेंट भी है। जैसे क्लोरीनेशन में क्या हुआ, क्लोरीनेशन में AlCl3 कैटलिस्ट है और Cl2 रिएक्टेंट है। Cl2 AlCl3 Cl2 रिएक्ट करके AlCl4 माइनस और Cl प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी Cl2 को Cl प्लस में कन्वर्ट करने वाला कौन है, Cl2 को Cl प्लस में कन्वर्ट करने वाला कौन है, AlCl3। और यहां I2 को I प्लस में कन्वर्ट करने वाला कौन है, खुद I2। तो because of I2 is also act as Lewis acid, I2 is also act as halogen carrier। अब यहाँ I प्लस अटैक करेगा, तो इसीलिए है ना आयोडीनेशन के अंदर हमारे को कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। पर मैं क्लियर कर दूं, ये रिएक्शन बोर्ड बुक में नहीं है, ठीक है। पर फिर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। अब हम जैसे दूसरा डिस्कशन करें, टॉलिन का डिस्कशन करें। अब टॉलिन में जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो GOC में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब आने वाला ग्रुप, जैसे मैंने Cl2 को रिएक्ट करवाया, अब Cl2 को रिएक्ट करवाया AlCl3 से, तो अब CH3 आते ही, ठीक है, तो इस CH3 की वजह से जो 1 2 3 4
5, 6, 2 और 6 पोजीशन है ऑर्थो, 3 और 5 पोजीशन है मेटा और 4th पोजीशन है पैरा। तो अभी ये इस CH3 की वजह से जो आने वाला Cl प्लस है, जो कमिंग, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे बेटा, तो अभी आपको मालूम है ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो दे गिव्स Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस। अब ये जो प्लस है, ये या तो क्लोरोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, 4th पोजीशन पे अटैक करेगा, या क्योंकि ये CH3 आते ही ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल, ये CH3 ऑर्थो और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इस वजह से ऑर्थो और पैरा पर ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाता है, और यहाँ पर जो ये बन जाता है बेटा, वो ये बन जाता है ऑर्थो क्लोरोटॉलिन। ये टॉलिन है बेटा, तो इट इज कॉल्ड ऑर्थो क्लोरोटॉलिन एंड पैरा क्लोरोटॉलिन। 2 पोजीशन आइसोमर्स बन गए। क्या बन गए दोनों बेटा? पोजीशन आइसोमर बन गए। अब दोनों का मिक्सचर मिलेगा, कुछ मॉलिक्यूल में ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, कुछ में पैरा पर प्लस HCl। अब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। रीजन ये है कि एक तो ये सिमेट्रिकल है, आमने सामने तो सिमेट्रिकल हो गया, और स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा पर नहीं होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा पर नहीं होता है, ऑर्थो पोजीशन पर होता है। ये वाली जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, और दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, ठीक है। अब ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस किसका है? ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस इस एल्काइल ग्रुप का है, इसका है। ये इस ग्रुप की वजह से ऑर्थो पर अटैक करना मुश्किल है। जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि कोई एटम, कोई पोजीशन घिरी हुई है। जैसे मैं आपको स्टेरिक हिंड्रेंस का 2-3 एग्जांपल देके समझाता हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब कैसा है कि जैसे अभी मेरे इन दोनों शोल्डर्स पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कोई भी यहाँ अटैक कर सकता है। अब मैंने एक अम्ब्रेला ले लिया मेरे हाथ में, और अम्ब्रेला लेके और ये ऐसे रख दिया, तो अब क्या हो गया? अब मैंने जैसे अम्ब्रेला पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? उस अम्ब्रेला की वजह से इन दोनों शोल्डर्स पर अब कोई ऐसे ऊपर से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो अटैक करेगा तो वो अम्ब्रेला पे अटैक होगा, न कि मेरे शोल्डर्स पे अटैक होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे दोनों शोल्डर्स पर अम्ब्रेला का, छाते का स्टेरिक हिंड्रेंस है। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कोई बार बार ऑर्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस आता है तो स्टूडेंट समझता है कि ये रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन जैसा कोई कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट नहीं है, ये एक सिंपल सी टर्म है जिसको समझने की जरूरत है बस, ठीक है। तो कोई भी क्राउडी ग्रुप है, ठीक है ना, तो कोई भी क्राउडी ग्रुप है तो उसका जो सेंटर होगा उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कहीं पत्थरबाजी हो रही है और आप खड़े हो तो आपको वो स्टोन थ्रोवर्स के स्टोन आपको लगेंगे, ठीक है ना। यानी कोई पत्थरबाजी होने का मतलब लोग पत्थर फेंक रहे हैं आपके ऊपर तो आपको स्टोन्स लगेंगे, ठीक है। स्टोन थ्रोवर्स आपके ऊपर स्टोन फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्टोन लगेंगे, पत्थर लगेंगे। लेकिन आपने क्या देखा? एक ड्रम पड़ा है, ठीक है, अब उस ड्रम में जाके कूद के बैठ गए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया? ड्रम के अंदर जाते ही आप चारों तरफ से आपको ड्रम ने अंदर से घेर लिया, ठीक है। या किसी जैसे स्नेक है, बिल में चला जाता है तो हम क्या बोलेंगे? स्नेक के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। हम जैसे किसी ड्रम में या किसी केव में घुस जाए तो हमारे चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। अब हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उससे सेव रहेंगे, ठीक है। इसीलिए जैसे आर्मी और ये बंकर बना के रखते हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस में है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर ये यूं समझ लो कि ये इसको समझने का बहुत बेस्ट तरीका ये है कि ये मिथाइल, ये तो ठीक है, हम बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, होते थोड़ी है। ये CH3 तो सीधा ऐसे चिपका हुआ रहेगा, ठीक है ना। CH3 तो एक तरह, CH3 कैसे होगा बेटा? CH3 यूं थोड़ी है कि एक कोई रोड निकली हुई है फिर उस पर CH3 लगा हुआ है बॉन्ड। ये तो CH3 सीधा इससे ओवरलैप्ड है ना, इस तरह से बेटा, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये तो एक तरह से CH3 अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला हो गया
तो ये CH3 एक तरह से अम्ब्रेला का काम कर रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर? ऑर्थो पोजीशंस पर। ऑर्थो पोजीशन पर किस तरह से बिहेव कर रहा है? ये एक अम्ब्रेला की तरह बिहेव कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो अटैक तो होगा, ठीक है, लेकिन ये सारे अटैक फेल हो जाएंगे, किसके? Cl प्लस के। लेकिन यहां पर तो इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है, यहां से, क्योंकि अम्ब्रेला तो यूं होगा तो यूं अटैक भी नहीं होगा। आप 3D में सोचो ना बेटा, पीछे से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा क्लोरीन जुड़ जाते हैं एज कंपेयर टू, सॉरी, पैरा पोजीशन पर ज्यादा क्लोरीन जुड़ जाते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो पे। तो समझ में आया कि ऑर्थो आइसोमर कम बनता है और मेजर आइसोमर, स्टूडेंट पूछते सर दो ऑर्थो होने के बावजूद भी, ठीक है ना, दो ऑर्थो होने के बावजूद भी पैरा क्यों बन जाता है? तो हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बेस्ट है। एग्जांपल जो मैंने आपको अम्ब्रेला का दिया, बारिश में मैं निकलूंगा, अम्ब्रेला लेके निकलूंगा तो मेरा ये पोर्शन कम गीला होगा ना, मेरा फेस, मेरा हेड, मेरे ये दोनों शोल्डर, लेकिन मेरे पैर, मेरे नी के नीचे ये जो है वो एकदम आप देखोगे गीले हो गए, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा, लेकिन ऑर्थो माइनर होगा और पैरा मेजर होता है। अब ये दोनों ये आइसोमर है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा, देखो आइसोमर है तो उनके ये पोजीशन आइसोमर है, एक ऑर्थो एक पैरा है। अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इन दोनों के जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसके अगर ये दोनों लिक्विड है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजीली पैरा को निकाल लेंगे। पैरा मोर वोलेटाइल होगा, किसके कंपैरिजन में? ऑर्थो के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों होगा मैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हम उन दोनों को इजीली सेपरेट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू हमने बनाया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगा यहां पर, ये टॉलिन है, और अब इस टॉलिन के दो रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब जैसे एग्जाम में आपका रिएक्शन, आपके पास एग्जाम में आया Cl2 इन प्रेजेंस सनलाइट, और दूसरा आ गया Cl2 इन प्रेजेंस AlCl3। अब ये दो डिफरेंट रिएक्शन है बेटा। अब देखो, अब इसके अंदर तो आप क्या करोगे, अभी बताया AlCl4 माइनस Cl प्लस अटैक करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आयोनिक रिएक्शन है। देखो आयोनिक रिएक्शन का मतलब आयंस बनेंगे। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखा? आयंस बने थे, Cl प्लस बना था, AlCl4 माइनस बना था, H प्लस निकला था, फिर H प्लस ने AlCl4 माइनस से रिएक्ट करके HCl AlCl3। तो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये आयोनिक मैकेनिज्म बोलते हैं हम इसको, आयोनिक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये है क्योंकि AlCl3 ने इसे ये AlCl3 की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें AlCl3 नहीं है, AlCl3 नहीं है और सनलाइट है, तो सनलाइट में क्या हो जाएगा? आपको मालूम है सनलाइट में क्लोरीन फ्री रेडिकल दे देगा, यानी ये जो Cl2 है, इसमें जो ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये 1 बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बन आ जाएगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। और अब अगर हम टॉलिन की बात करें तो अब ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, CH बॉन्ड जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये कार्बन, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH और CH मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है। ये इसमें ये सारे के सारे इन कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये दीज आर एरिलिक H एटम। और ये कौन सा H एटम है? ये जो 3 H एटम है बेटा, ये जो तीनों H एटम है, ठीक है, वो कौन से होंगे? बेंजिलिक H एटम होंगे। तो टॉलिन में आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी बेंजिलिक H एटम, तो योर आंसर इज व्हाट इज, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसमें कितने बेंजिलिक H एटम है? 3 बेंजिलिक H एटम है ये तीनों, क्योंकि बेंजिलिक H एटम का डेफिनेशन क्या होता है? बेंजिलिक H एटम का डेफिनेशन होता है sp3 कार्बन होता है जो sp2 एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये दिस इज द sp2 एरोमेटिक कार्बन। और तो जब कोई sp3 कार्बन sp2 एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम बेंजिलिक कार्बन बोलेंगे। और सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्टिव है H एटम तो वो है बेंजिलिक H एटम। किसमें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, सॉरी ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन बनेगा? नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। यहां पर ये इनमें तीनों में से कोई एक हट जाएगा और बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। इट इज बेंजाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी डन। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना, अगर टॉलिन आ रहा है Cl2 इन प्रेजेंस AlCl3 तो ये प्रोडक्ट बनाओगे और इसका मैकेनिज्म हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। दिस इज द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और हमेशा ध्यान रखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या तो गैसियस फेस में होते हैं या नॉन पोलर मीडियम में होते हैं। गैसियस फेस में होते हैं या फिर नॉन पोलर मीडियम में होते हैं। और हीट या सनलाइट ही काम करती है, इसमें इस तरह के कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। अब हम, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो मैंने लिख दिया बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसे टॉलिन से ऑर्थो और पैरा बना था, तो द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो भी मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर and require the presence of an oxidizing agent जैसे HNO3, HiO4, HiO3 to oxidize the Hi and form during the iodination। ये सारे पॉइंट में इस क्लास में और प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, सेंड-मेयर रिएक्शंस। अब मैं क्लियर कर दूं, सेंड-मेयर रिएक्शन इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये हमारा बोर्ड बुक का जो 4th चैप्टर है नाइट्रोजन कंपाउंड, उसमें जब हम बेंजीन डायज़ोनियम पढ़ेंगे, एनिलीन पढ़ेंगे, तब डिस्कस होगा। लेकिन तब तक के लिए आपको ये रिएक्शन लर्न करके रहनी पड़ेगी, क्योंकि सपोज करो आपके यूनिट टेस्ट और इसमें ये चैप्टर आ रहा है और नाइट्रोजन वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, तो टीचर बहुत बार ये पूछ लेते हैं। मैं तो नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक स्टूडेंट 4th चैप्टर को नहीं पढ़ेगा तो इसका कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा। एनीवे, तो सेंड-मेयर रिएक्शन बेसिकली इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, पर इसका प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड है, इस वजह से इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको बोलते हैं डायएजोट। दिस इज द डायएजोट। इसमें होता है डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, लेकिन हम ये चैप्टर कहां पढ़ेंगे? एनिलीन में पढ़ेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। अब उस रिएक्शन का आपको कंसेप्ट कहां मिलेगा? एल्काइल हैलाइड में मिलेगा? नहीं मिलेगा, एल्कोहल में मिलेगा। इसीलिए आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में
परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ चीजें तो समझ में आ जाएगी और कुछ चीजें कम समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी, तो उसको इग्नोर कर दो। उसका जब चैप्टर आएगा तब समझ में आ जाएगा। जैसे PCl5 PCl3 SOCl2 वाला वो रिएक्शन था अल्कोहल का, तो वो रिएक्शन डिटेल में अल्कोहल में आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। या मैंने अभी प्रीवियस क्लास में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो वो तो मेरे को इसीलिए डिटेल में पढ़ा क्योंकि मुझे मालूम है आगे नहीं आएगा, वो तो पीछे निकल गया है हाइड्रोकार्बन में। तो ये वाला रिएक्शन हम वापस पढ़ेंगे एनिलीन में डिटेल में, पर अभी एक बार सेफ्टी के लिए पढ़ लेते हैं, क्या पता एग्जाम में नहीं आ जाए। तो ये देखो, इसमें क्या है, ये एनिलीन है। जब बेंजीन रिंग पर NH2 लगा रहता है तो हम इसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन को जब हम (3HCl + NaNO2) और 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ठीक है, यानी नियरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब रिएक्शन कराते हैं, यानी लो टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराते हैं इसको, तो रिएक्टिव सॉल्ट बनता है। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। नाम से क्लियर है, बेंजीन का मतलब बेंजीनियरी, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ओनियम का मतलब पॉजिटिव, क्लोराइड का मतलब Cl-। तो ये क्या हो गया, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब जब बेंजीन डायazonium क्लोराइड अब बेंजीन डायazonium क्लोराइड को जब हम ये बहुत रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन की बर्दाश्त के बाहर है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इन पे नेगेटिव आता है तो ये बड़े अपने आप को मतलब प्राउड फील करते हैं, इनके पास क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं। ठीक है ना। हम जैसे किसी रेसलर का नाम ले रहे हैं, अंडरटेकर का या किसी का भी, तो किसी भी पहलवान का नाम, किसी भी रेसलर का नाम लेते हैं तो हम क्या, हमारे माइंड में क्या आता है, ये तो सबको कुश्ती में हरा देता है सब, और इसके सामने कोई भी आता है तो उसको मार के भगा देता है, इसके पंच बड़े खतरनाक पड़ते हैं और ये पंच खाता नहीं है, मारता है। और हमको अचानक पता चले कि कोई पहलवान मार खा के आया है, तो ये तो थोड़ा सा उस पहलवान के लिए टॉलरेटेबल नहीं है। वो रेसलर जब मार खा के आता है तो वो टॉलरेट थोड़ी करेगा उसको, वो तो उसका बदला देगा। तो इसी तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल है, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, वो अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए बेंजीन डायazonium क्लोराइड एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और इमीडिएटली ये बॉन्ड यूं ब्रेक होता है, थोड़ा सा भी कोई भी मिल जाए। ठीक है। जैसे मैंने इसका रिएक्शन कराया HCl + Cu2Cl2 से, किससे, HCl + Cu2Cl2 से, तो HCl + Cu2Cl2, ये सब जितने भी बता रहा हूँ सब सही में रिएक्शन में आएगी। हल्का सा वार्म अप करने की जरूरत है, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बना इसीलिए हमने इस रिएक्शन को इस चैप्टर में इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन अगर हम HCl की जगह HBr ले लें तो
HCl की जगह हमने क्या ले लिया, HBr प्लस Cu2Br2 ले लिया, तो यहाँ H प्लस Br माइनस है, यहाँ H प्लस Cl माइनस है, तो यहाँ Cl माइनस है तो इधर Cl आ जाएगा, यहाँ Br माइनस है तो ये ब्रोमाइड आयन आ जाएगा और ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा सेम मेल रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन सेम मेल रिएक्शन है, ध्यान रखना। और Ki से रिएक्शन हो जाता है तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो आयोडोबेंजीन को जनरली हम इसी मेथड से बनाते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि आयोडोबेंजीन में क्या है, सबसे बड़ी बात देखो, आयोडोबेंजीन में क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन में ये I आ जाएगा, पर दिस रिएक्शन इज नॉट सेम मेल रिएक्शन, ध्यान रखना बेटा। सेम मेल रिएक्शन HCl प्लस Cu2Cl2, तो ये सेम मेल रिएक्शन, ये Ki वाला रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन तो है, बट इट इज नॉट कॉल्ड सेम मेल रिएक्शन, क्योंकि सेम मेल रिएक्शन उसी को बोलेंगे जो सेंड मेयर ने दी है, ठीक है। तो ये बन जाता है KCl प्लस N2। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। तो मुझे बता सकते हो कि ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं है बेटा? तो ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि बाय प्रोडक्ट HI नहीं है। ये HI तो इसको रिड्यूस करके वापस पीछे फेंक देता है। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि आयोडोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या बेंजीन को I2 से रिएक्ट करके बेंजीन बनाए वो ज्यादा बेस्ट है, जो मैं अभी थोड़ा पिछले रिएक्शन में बताया था कि ये वाला रिएक्शन ज्यादा बेस्ट है, तो हम बोलेंगे ये वाला रिएक्शन बेस्ट है। तो सामने वाला बोलेगा भाई रीजन बताओ, तो आप बोलोगे कि जब हम बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन I2 के साथ करते हैं तो बाई प्रोडक्ट HI बनता है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो आयोडोबेंजीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पर क्या होता है कि जब हम Ki यूज करते हैं बेटा, जब हम Ki यूज करते हैं तो जो ये आयोडाइड है, हम जब Ki यूज करते हैं, ये जो आयोडाइड है इस पे अटैक करके आयोडोबेंजीन बना लेता है और बाय प्रोडक्ट HI नहीं है, तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाती है, तो ये शांति से बैठा रहता है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। चलो अब हम इसके अलावा एक रिएक्शन और भी है जिससे फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। जनरली फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत मेथड है, क्योंकि F2 की भी क्या होती है, बहुत F2 बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। आप लैब में गए, बेंजीन लिया और F2 डाल के रिएक्शन करे, ब्लास्ट हो गया ना, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये बात इसलिए कहता हूं इस तरह से ताकि आपको याद रहे। रीजन ये है कि F2 का एक्सप्रेसो रिएक्शन है, F2 का एक्सप्रेसो रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को हैंडल करना भी तो प्रॉब्लम है। बड़ी सेफ्टी के साथ करो तो रिस्क क्यों ले? अगर हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें रिस्क नहीं है तो अपन वो वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन क्या होता है, एनिलीन को जब हम थ्राइस HCl और NaNO2 से रिएक्शन करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर, तो ये जो एनिलीन है वो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कैसे होता है हम एनिलीन में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है, ये मोर रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन की बर्दाश्त से बाहर है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और अनस्टेबल हो जाएगा, अपने को वापस न्यूट्रल करेगा। तो इसीलिए ये इस बॉन्ड को लेके अपने आप को न्यूट्रल करके N2 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? N2 में। ये तो ठीक है, आप देख लो। तो ये जब हटेगा तो ये जगह खाली होगी। आप किसी चेयर पे बैठे हो और वहां आप कंफर्ट नहीं हो तो तुरंत उठ के चले जाओगे, तो कोई बेचारा दूसरा खड़ा है तो वो आके बैठ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप कंफर्ट नहीं हो, वो बैठा है, वो कंफर्ट है वहां पर, ठीक। तो अब यहां पर क्या होता है, बेंजीन एनिलीन से या बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना हम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तो हम अदर मेथड से भी बना सकते हैं, अभी बताया। और फ्लोरोबेंजीन भी बनाना इसी से ही बेस्ट है। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए हम यूज करते हैं बेटा HF प्लस BF3, HF प्लस BF3। इसको भी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। जब HF प्लस BF3 के साथ हीट करते हैं
तो इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लोरोबेंजीन। इसका मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करने वाले हैं अपन, HCl + N2। तो फ्लोरोबेंजीन को बना, और इसका भी नेम रिएक्शन है, पर इसको हम बोलते हैं बाल्ज-शीमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बाल्ज, BL, बाल्ज-शीमान रिएक्शन, बाल्ज-शीमान रिएक्शन। याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रीजन ये है कि बोर्ड बुक में इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का HCl और CuCl2 से रिएक्शन कराते हैं, या फिर HBr और Cu2Br2 से रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन को हम सेंड-मेयर रिएक्शन कहते हैं। सेंड-मेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं। उसके अलावा अगर अब मैं Ki से रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम सेंड-मेयर रिएक्शन नहीं कहते हैं। इस रिएक्शन का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। इससे हमने आयोडोबेंजीन बना लिया और HF और BF3 यूज किया, तो ये बाल्ज-शीमान रिएक्शन है। और बाल्ज-शीमान रिएक्शन से हमने फ्लोरोबेंजीन बना लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ना आयोडोबेंजीन बनाने का बेस्ट तरीका क्या है और फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, तो वो वाया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। इसके अलावा 2 रिएक्शंस और भी है जिनको अगर हम इसकी जगह ये ले लें बेटा, कॉपर पाउडर, क्या लिया? कॉपर पाउडर प्लस Cl2 के साथ हीट करें, या कॉपर पाउडर प्लस Br2 के साथ हीट करें, तो इस केस में भी क्लोरोबेंजीन बनता है। और इस रिएक्शन को हम गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। अब मैं बार बार बोलता हूं कि आपको इन नेम से और इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गाटरमान रिएक्शन भी आपको बाद में आने वाली है। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर टफ लगता है। एल्कोहल से आप कन्फर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कंसेप्ट वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे पी ब्लॉक में क्या था, स्टार्टिंग में पी ब्लॉक टफ लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े तो आपको लगा कि नाइट्रोजन फैमिली के बाद तो इजी हो गया। जिन स्टूडेंट ने नाइट्रोजन फैमिली ढंग से पढ़ी, क्योंकि वो सारे के सारे कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। यहां पर भी क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर आपने ढंग से पढ़ लिया, अब जब आप सेकंड चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे कि कंसेप्ट तो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, खाली फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। तो ये जो हम जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर से Cl2 या कॉपर और Br2 से रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। और जब ये रिएक्शन हो तो ये मिस्टर गाटरमान ने दी थी, तो उसका नाम हो जाता है गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान्स रिएक्शन। अब जो देगा वो अपना नाम लगा देता है, ठीक है ना। आपने अपना घर बनाया तो पड़ोसी का नाम थोड़ी लिखोगे उसके ऊपर, आप अपना ही लिखोगे। तो ये भी रिएक्शन देते हैं तो अपनी क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है, अपना नाम चलाने के लिए बुक्स के अंदर उस रिएक्शन को नाम देते हैं। आप भी कोई रिएक्शन दे दोगे, ठीक है, अगर किसी इंडियंस ने भी कोई रिएक्शन दी होती तो उसका नाम चल रहा होता। ये गाटरमान, सेंड-मेयर ने सेंड-मेयर रिएक्शन दे दी, गाटरमान ने गाटरमान रिएक्शन दे दी, रायमान-टीमान ने रायमान-टीमान रिएक्शन दे दी, वुड्स ने वुड्स रिएक्शन दे दी। हमारे इंडिया के किसी छोगालाल ने रिएक्शन दी हुई होती तो उसका छोगालाल रिएक्शन नाम हो जाता। एनीवे, तो ये हो गया सेंड-मेयर रिएक्शन बेटा। अब फ्रॉम एल्कीन्स, नेक्स्ट। अब एल्कीन से हम कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में तो मैं आराम से डिटेल डिस्कस कर लूंगा और वो समझ में भी आ जाएगा। रीजन ये कि एल्कीन्स हम 11 में पढ़ चुके हैं। तो एल्कीन का एडिशन रिएक्शन है, तो जो एल्कीन का जो एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन का जो एडिशन रिएक्शन है वो क्या है? एडिशन का मतलब होता है 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये एडिशन रिएक्शन होता है बेटा। अब यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो पहले हम एक एल्कीन का एग्जांपल लेने। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा, ये पाई बॉन्ड है, दोनों sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। और
ये दोनों sp2 कार्बन है। तो कोई भी अब अगर ये अब इसमें कितने हैं बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, और यहां पर जिससे भी रिएक्शन करा रहे हैं वो दोनों एटम्स यहां आ जाएंगे। अगर मैंने इसकी रिएक्शन XZ से कराई है, XY से कराई है, तो एक पर Y आ जाएगा, एक पर X आ जाएगा। अगर मैंने इसका रिएक्शन HX से कराया है तो एक पर H आ जाएगा, एक पर X आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हम ये देखें तो मैं इसको थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। तो ये आ जाता है बेटा, देखो बेटा ध्यान से, ये रेड वाला पाई बॉन्ड है। अब इस पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा, जो रिएक्टेंट पे जो रिएजेंट अटैक करता है वो तोड़ता है। ये पाई बॉन्ड टूटते ही अब ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 से रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 3। लेकिन कार्बन अपनी वापस 4 वैलेंसी मेंटेन करेगा, तो एक नया सिग्मा यहां बनेगा, और इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 से 3 हो गई, तो ये अपने 4। तो यहां पर जो एक पाई बॉन्ड था वो 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन ही हम ये देते हैं कि इसमें 1 पाई कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा। अब यहां पर हमारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 0 पाई बॉन्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये sp3 और ये sp3, दोनों कार्बन sp3 हो गए बेटा, दोनों कार्बन क्या हो गए, sp3 हो गए। तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ। अब मैं अगर मैंने यहां पर HCl लिया है तो यहां क्लोरीन आ जाएगा, यानी क्लोरो एल्केन बन जाएंगे। अगर मैंने यहां HBr लिया है तो यहां ब्रोमोबेनिन आ जाएगा, Br आ जाएगा। और ये चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है, सपोज करो अभी H से सेटिस्फाई कर देता हूं, तो ये इथीन है, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, तो सी हियर, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान देना, अब इसमें भी देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या हो जाएगा, HX क्या हो जाएगा, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। अब इसमें क्या होता है कि मैंने अभी आपको फर्स्ट क्लास जो एल्कोहल्स जब डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था, बी ब्लॉक में भी डिस्कस कर चुका हूं कि लेफ्ट राइट चलते हैं तो रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। HF, HCl, HBr एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। HF बहुत ज्यादा वीक एसिड है, HF बहुत ज्यादा वीक एसिड है, आयनाइज ही नहीं होता है।
HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी HF तो आयोनाइज होने का नाम ही नहीं लेता है और HI तो तुरंत आयोनाइज हो जाता है। और ये तो होता ही नहीं है, होता है तो बड़ा थोड़ा सा होता है। तो HI जब तक H प्लस और I माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी HX जब तक, HX की बात कर रहा हूं मैं, HX जब तक H प्लस और X माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी कैसे बेटा? तो इसीलिए HF लीस्ट रिएक्टिव है और जनरली HF से मिलने वाला प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम होती है। तो इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिनेशन HCl, हाइड्रोब्रोमिनेशन HBr और हाइड्रोहाइड्रोनेशन HI ये फिर भी इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए आपको बुक में HCl, HBr और HI से रिएक्शंस ज्यादा मिलेगी इस एग्जांपल में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो समझा देता हूं। देखो होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझो पहले। इसका मैकेनिज्म का ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, GOC में डिटेल में है। HX जो है HX H प्लस और X माइनस देगा, आयनाइज होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड है बेटा। तो ये जो हमारा H प्लस है, ये H प्लस आयन, ये जो हमारा H प्लस है, ये H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी यहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं बेटा। अब वही पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल होते हैं इन जनरल। अब हुआ क्या, ये H प्लस आयन अटैक करते ही H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर तो लेगा नहीं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक से लेगा, ठीक है ना। कोई भी किस पर अटैक करता है? जो वीक होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको मालूम है ये वीक है, मैं इससे विन कर जाऊंगा, मुझे जो चाहिए मैं इससे ले सकता हूं। तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो वो सिग्मा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वापस सुनना, H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन पेयर किससे लेगा? सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से कि पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, उसको कंफर्ट रहेगा उससे लेना। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये जो H है वो H प्लस आयन ले लेता है इससे, ये H प्लस आयन इससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। यानी कहने का मतलब H प्लस दोनों में से किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है, अभी ये सिमेट्रिकल है, तो इसको यूं समझ सकते हो आप, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। ये पाई बॉन्ड है, ये मार्कर जो है ये पाई बॉन्ड है, और ये जो केप है ये H प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ठीक है। तो ये किस पे अटैक करेगा? सिग्मा पे नहीं करेगा, अभी बता दिया। तो ये किस पे अटैक करेगा? ये H प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इस H प्लस को बॉन्ड बनाना है, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, तो ये किस पे अटैक करेगा? ये देखो इससे जुड़ेगा और ये आ गया, ये H प्लस, और अब ये बॉन्ड यूं आ गया ना बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप, वापस देख लो एक बार, वापस देख लो बेटा। ये पाई बॉन्ड, ये मार्कर नहीं है, पाई बॉन्ड है बेटा, ये वाला, ये H प्लस है, ये जो केप है ये H प्लस है, तो ये H प्लस है, ये केप, ये H प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, इसको लिया, बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड बन गया, एक दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जैसे जुड़ गया, और जिस कार्बन से नहीं जुड़ा उस पर प्लस आ गया, क्योंकि इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। यहां पर क्या हो गया? कार्बोनियम आयन बन गया। तो रिएक्शन में, इस रिएक्शन को किसने स्टार्ट किया? रिएक्शन को किसने स्टार्ट किया?
H+ में इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसीलिए हम इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये इसका स्लो स्टेप है। हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक फर्स्ट स्टार्टिंग स्लो स्टेप है ये। तो ये हो गया हमारे रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, याद करो ये वाला एग्जाम्पल, ये हमारे हो गए यहां पर, ये हमारे हो गए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट ये है। ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोनियम आयन। और अब बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर ये हो जाती है, ये हो जाती है हमारी स्लो स्टेप और ये हो जाती है हमारी फास्ट स्टेप। याद आ गया? मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, दो जने यहाँ से पत्थर उठा के यहाँ तक ला रहे हैं फिर फेंक रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पर। दो जने यहाँ से पत्थर उठा के यहाँ तक लाए फिर फेंक दिया तो पत्थर, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो जो रिएक्शन की रेट है वो इस पे डिपेंड करेगी ना, टाइम तो यही खर्च हो रहा है, ये तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में कंप्लीट हो जाती है। तो स्लो स्टेप ही मेन स्टेप होती है किसी रिएक्शन की। स्लो स्टेप क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब जब स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी केमिकल काइनेटिक्स। इसलिए मैं साफ कहता हूं, बार बार स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर आप ऑर्डिनरी स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग है। पहले आप फर्स्ट बुक को पूरे से अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि ऑर्डिनरी के अंदर 11 का जीओ से भी काम आएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी केमिस्ट्री भी काम आएगा, नोमेनक्लेचर भी काम आएगा, तो ये तो आपने 11 में पढ़ रखे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर ऑर्डिनरी को डिटेल में पढ़ना है तो अब आप देख रहे हो कि F2Cl2 Br2 I2, तो F2 मोर रिएक्टिव क्यों है? तो हमने पी ब्लॉक में पढ़ लिया अच्छे से। I2 लेस रिएक्टिव क्यों है? I2 की रिएक्टिविटी बहुत कम है, इनएक्टिव क्यों है? तो ये भी हमने पी ब्लॉक में पढ़ लिया। HF HCl HBr HI मोर रिएक्टिव क्यों है? तो ये भी पी ब्लॉक में पढ़ लिया। HI रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? ये भी पी ब्लॉक में पढ़ लिया। HiO3 HiO3 HNO3 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो ये भी पी ब्लॉक में पढ़ लिया हमने। ये स्लो स्टेप है, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये भी हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया। तो जितना आपका ये वाला केमिकल काइनेटिक्स का और इनऑर्डिनरी के कंसेप्ट क्लियर होंगे आप और जीओसी क्लियर होगा, उतना अच्छा लगेगा आपको। और ये फास्ट स्टेप, तो ये फास्ट स्टेप हो गया बेटा। अब फास्ट स्टेप में क्या होगा? फास्ट स्टेप में जो ये X माइनस है वो तेजी से अटैक करेगा। यानी ये X, ये जैसे ये कार्बोनियम आयन बना, जैसे ये कार्बोनियम आयन बना, पॉजिटिव बनते ही नेगेटिव फटाक से अटैक करेगा। जैसे ये H+ ने, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनाया, वैसे ही इमीडिएटली अटैक करके ये बॉन्ड बना देगा फास्ट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस फुल भरी हुई है, आपके पास सीट नहीं है और साथ में 8-10 लोग और भी खड़े हैं, मजबूरी है, क्या करें, सीट नहीं है, तो आप खड़े होकर ट्रेवल कर रहे हो। जैसे ही बस स्टॉप कोई आने वाला होता है बीच में, इंटरमीडिएट बस स्टॉप, आपने देखा कि एक पैसेंजर अपने सामान को थोड़ा पैक करने लग गया, थोड़ा अपने आप को सेट करने लग गया, आप समझ गए अब ये उठ के जाएगा, इसकी सीट खाली होगी। और जैसे ही वो उठता है और आप कितना तेजी से उसकी तरफ उस सीट पे जाके बैठते हो, ये आपको मालूम है, नहीं तो कभी वक्त आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो ये भी उसी तरह से तेजी से अटैक कर लेता है, क्योंकि एक तरह से सीट खाली हो गई, ये नहीं करेगा तो कोई दूसरा बैठ जाएगा, इसीलिए तेजी से अटैक करना पड़ेगा। तो ये हो गई फास्ट स्टेप। एनीवे, तो ये हो गया तो इसका इंटरमीडिएट क्या बन गया? इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन गया बेटा। इंटरमीडिएट क्या बन गया? कार्बोनियम आयन बन गया। तो ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट है इसमें, और ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम जैसे हमने बात की CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और मैंने HBr से रिएक्शन कराया H प्लस Br-, तो क्या बन जाएगा CS2 एक कार्बन पर H लग जाएगा और नेक्स्ट कार्बन पर Br आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो मैं इसको सीधा बेटा ऐसा क्यों लिखूंगा, ये तो ठीक है आपको समझाने के लिए लिखा, एग्जाम में भी आप क्या करोगे, सीधा CS2 Br लिख लो। और अगर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो 1 और 2 कार्बन sp2 अनसैचुरेटेड कार्बन, तो ये 1 और 2, 3 से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि एडिशन तो 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, प्रोप 1 ही है, प्रोपीन है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो होगा बेटा, अब यहां पर मैं इसकी HBr से रिएक्शन करवा रहा हूं, और जब मैं यहां HBr से रिएक्शन कराऊंगा तो सबसे पहले H प्लस इस पे अटैक करेगा। अब H प्लस ने इस पे अटैक किया, इस पे H प्लस अटैक करेगा, तो अब यहां 2 पॉसिबिलिटीज हो गई बेटा। दो पॉसिबिलिटीज होगी, क्या होगी, या तो H इधर आ जाए और प्लस यहां आ जाए, या फिर H इधर आ जाए और प्लस यहां आ जाए। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी कार्बोनिमाइन और ये बन गया प्राइमरी कार्बोनिमाइन। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, अब ये यहां CS3 कर दूं, चलेगा, ये H को इधर जोड़ दिया और इस H को यहां से हटा के यहां CS2 कर देता हूं। अब ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, मतलब सेकेंडरी कार्बोनिमाइन, और ये प्राइमरी। हमने जीएससी में अच्छे से पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट में अच्छा सा पढ़ा, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में अच्छे से पढ़ा कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और जिनको मालूम नहीं है तो वो रट लो अभी, ठीक है, कि जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और उससे कम होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। रट लो तो भी चलेगा बेटा। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ रट लो, आप बोल रहे सर नहीं रटना है तो मैं भी बोल रहा हूँ मत रटो। जीओसी में चले जाओ, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन वाला वीडियो खोल लो, तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमने डिटेल में कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटीज को डिस्कस किया है, और वहां मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि व्हाई टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। लेकिन अभी अपन आउट ट्रैक चले जाएंगे। तो अब इसमें से क्या होता है कि टर्सरी कार्बोनिमाइन, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अगर आपको अभी रटा हुआ भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। जहां काम चल जाता है वह मैं बोल देता हूं अभी इसको रट लो, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। तो ये स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो और ये फिक्स है कि जो चीज स्टेबल है वो जल्दी बनेगी और जो अनस्टेबल है वो नहीं बनेगी। स्टेबल का मतलब सुखी, ठीक है, अनस्टेबल का मतलब दुखी। तो कोई दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो उसी तरह से इसलिए मैं ये एग्जांपल देता हूं कि स्टेबल मतलब सुखी, अनस्टेबल मतलब दुखी। तो आप सुख को प्राप्त करना चाहोगे कि दुख को? ऑब्वियसली सुख को, मतलब स्टेबिलिटी को। तो कोई भी चीज है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो अगर आपके पास दो चॉइस है, एक जगह जाके आप दुखी हो जाओगे और दूसरी तरफ जाके आप सुखी हो जाओगे, तो आप उसी चॉइस को सेलेक्ट करोगे जहां आप स्टेबल और सुखी हो। तो अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बेटा, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, और ये लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये, यहां पर हुआ ये कि HBr, जब HBr में H+ का जब अटैक होता है
HBr में जब H+ का अटैक होता है बेटा, तो दो तरह के कार्बोकेटाइन बनते हैं, और वो दो तरह के कार्बोकेटाइन कौन से हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बताओ, ये जो हमारा प्रोपीन है, अब प्रोपीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये प्रोपीन किस तरह के अब इसकी मजबूरी है बेटा कि इसको कार्बोकेटाइन में तो कन्वर्ट होना ही है। इसकी मजबूरी है कि इसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना ही है, क्योंकि H+ ने अटैक कर दिया है। तो फिर वो कौन से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट अपने आप को कहां प्रेफर करेगा, अपने आप को कौन से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेगा? अब देखेगा कि दुखी तो हो ही गया हूं, पर अब इसके पास दो चॉइस रह गई। H+ अटैक करने के बाद इसके पास केवल दो चॉइस है। तो वो बोलेगा यार मैं प्राइमरी में क्यों कन्वर्ट हूं, इससे बढ़िया तो सेकेंडरी में हो जाऊं, कम से कम मैं इससे तो ज्यादा स्टेबल। तो इस वजह से ये कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ये कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन बनता है तो एक तरह से यहां सीट खाली हुई और यहां सीट खाली हुई, तो आपको मालूम है क्या होगा। जब आप ट्रेवल कर रहे थे, खड़े थे, तो कोई पैसेंजर उतरा तो आप कैसे बैठे? बस ये ब्रोमाइड आयन भी अपनी वैलेंसी पूरी कर गया, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब स्टूडेंट इसको रट भी लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड दैट कार्बन, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सी या इस पर इस 1 और 2 sp2 कार्बन है, तो 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 है, तो इन दोनों में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पर है, तो जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उस पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। आप इसे सीधा रट भी सकते हैं, पर क्या होता है फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रटने वाला कंसेप्ट नहीं चलता है, क्योंकि कार्बोनियम एंड रीअरेंजमेंट भी होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है, फिर वो वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, एल्कोहल में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये Br-, तो अगर एक बार आप मार्कोनिकॉफ रूल से भी चलें तो इस चैप्टर में तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी बोर्ड लेवल तक तो आप चल सकते हो कि या नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। जैसे इस हाइड्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, तो इस पे 1 है तो यहां आ जाएगा। इसी तरह से, और लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और उसमें लिखा रहेगा एक स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो दिस इज आंसर। मार्कोनिकॉफ इज नॉट आंसर, वो तो उसने एक रूल बना दिया, वो रटने वाली बात है बेटा। अब अगर मैंने ये ले लिया, आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं इस कंपाउंड को, दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल प्रोपीन, और इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइलीन। कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज आइसोब्यूटिलीन, और आईयूपीसी नेम इज 2-मिथाइल प्रोपीन। अब यहां पर भी वही वाली बात हुई कि यहां पर भी वही वाली बात हुई, दो बातें होगी, या तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, दो है कि ये H+ जब अटैक करेगा तो या तो फिर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा या फिर प्राइमरी बनेगा। तो वापस वही वाली बात है, इन दोनों में से अब इसके पास दो चॉइस है, तो देखेगा अब इसमें क्यों कन्वर्ट हो, जब मेरे को ये ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, और वो इसमें कन्वर्ट होकर फिर वो ब्रोमाइड आयन अटैक करता है। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया, और आपको याद आ गया होगा मार्कोनिकॉफ रूल, और फिर मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल 11th क्लास के अंदर एल्कीन में ये डिटेल में गिवन भी है बेटा, और मैंने भी अच्छे से क्लियर किया है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।